महानगर ऑनलाइन अध्यापन योजना में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज में कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री को समझेंगे और जानेंगे। इससे पूर्व हमने जो अध्याय पढ़ा था कवि रसखान, उसके पश्चात आज अपना ये जो अध्याय शुरू होने जा रहा है कवि पंत का, इसको शुरू करने से पूर्व सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय को जानेंगे, तत्पश्चात पाठ परिचय को समझेंगे। तो आइए हम सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय को जानते हैं और समझते हैं। प्रकृति से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित कविताएं लिखने वाले श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ देने के लिए कूद पड़े। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज, इनकी जो कविताओं की विचारधारा, जो इनका काव्य चला, वो 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ, रचनाएं हैं। इनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समझे जाते हैं, एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कवि पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की बहुत गहरी पहचान है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में किस प्रकार आपस में संबंध जुड़ा हुआ रहता है, ये इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में अपने को बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलता है कि किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य की भाषा से इन्होंने अपनी कविता को समृद्ध किया, संपन्न किया। भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए कविता के अंदर इन्होंने सटीक शब्दों का चयन किया। इसके कारण इनको शिल्पी कवि, एक कला कवि कहा जाता है। इसी के कारण इनको शिल्पी कवि की उपमा भी दी गई है। ये जो पाठ है इनका ग्रामश्री कविता, इस कविता में कवि ने गांव के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार गांव का सुंदर दृश्य मनोहारी है और किस प्रकार मनुष्य, इंसान उसकी तरफ आकर्षित होता है। कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की समृद्धि का मनोहारी वर्णन अपनी कविता में किया है। खेतों में दूर दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को किस प्रकार रोमांचित करती है, उसे सुंदर लगती है। उसी अभिव्यक्ति है ये कविता, जो कि हमें गांव के सुंदर दृश्य का वर्णन कराएगी। गांव की सुंदरता, वहाँ की फसलें, वहाँ का वातावरण, वहाँ के दृश्य आदि के बारे में हमको जानकारी देंगी। आइए हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में हम इनके 3 पदों का हिंदी अनुवाद और भावार्थ समझेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ग्रामश्री कविता। ग्रामश्री कविता। पहले खेतों में दूर तलक
मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनके हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इस कविता में कवि ने गांव के खेतों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यदि आप गांव में नहीं रहते हैं तो हम जब कभी बसों या रेल में सफ़र करते हैं तो रास्ते में जितने गांव आते हैं उनकी सुंदरता को हम लोगों ने ज़रूर देखा होगा, निहारा होगा। बस उसी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए कवि ने गांव के वातावरण का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया गया। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक, गाँवों में दूर दूर तक ऐसे लगता है जैसे हरे रंग की मखमल चादर बिछी हुई हो और लिपटी जिससे रवि की किरणें, और जब उस पर सूरज की किरणें चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया हो। इस प्रकार का वातावरण अपने को नजर आता है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनके हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। ऐसा लग रहा है कि घास के हरे तन पर हरे वस्त्र हवा में हिल रहे हो। ऐसा लग रहा है घास के ऊपर जो कि उनका हरा तन नजर आ रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसके ऊपर हरा वस्त्र डाल दिया हो और वे हरे वस्त्र हवा में हिल रहे हो। इस प्रकार का दृश्य हमको लोगों को नजर आता है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और जब आप दूर क्षितिज पर देखेंगे तो लगेगा जैसे सांवली सी धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने पलक बिछाकर उसका स्वागत कर रहा हो। नभ का चीर निर्मल, चीर का मतलब लंबे समय तक, निर्मल का मतलब होता है शुद्ध साफ, नील फलक। इस प्रकार लगता है वातावरण दूर क्षितिज पर, दूर आसमान में जब हम देखेंगे तो सांवली धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने पलक बिछा रहा हो, अपनी आंखों को बिछा रहा हो। इस प्रकार खेतों का, गांवों का वातावरण हम लोगों को नजर आता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। आइए हम दूसरा पद देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की दो सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती बिनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नली। वसुधा का अर्थ होता है धरती। इस पद के अंदर कवि ने किस प्रकार फसलें सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि उन फसलों की वजह से उस गांव में एक अलग तरह की, खेतों में एक अलग तरह की रौनक आ गई है और उस रौनक से हर मन प्रसन्नचित हो रहा है। रोमांच सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जो और गेहूं में बाले आ जाने से धरती खुशी से रोमांचित लग रही है, प्रसन्नचित लग रही है। अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। ये बालियां जो कि कानों में पहने जाती है, ऐसा लगता है धरती की दंत पंक्तियों की तरह लग रही है। बालियां ऐसे लग रही है जैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे दांतों की पंक्तियों की तरह लग रही है। और उस रोमांच की शोभा अरहर और सन वसुधा की करधनी बनकर बढ़ा रही है। किंकिनिया का मतलब होता है करधनी। तो खेतों के अंदर अरहर और सन ऐसे लग रहा है जैसे वसुधा की करधनी बनकर, हाथों में जो कमर में जो करधनी पहनी जाती है उस प्रकार नजर आ रही है। पीली पीली अरहर सोना शोभा अरहर और सन वसुधा की करधनी बनकर उसकी शोभा और अधिक बढ़ा रही है। फूली सरसों पीली पीली, सरसों के पीले फूल अपना तेलीय सुगंध चारों तरफ बिखेर रहे हैं। चारों तरफ पीला वातावरण, सुनहरा वातावरण बन चुका है। फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नली। साथ में तीसी के नीले फूल
तीसी के नीले फूल मानो ऐसा लग रहा है नीलम पत्थर के नगीने की तरह नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है वो फूल ऐसे लगते हैं जैसे नीलम पत्थर के नगीने हो, इस प्रकार शोभायमान नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार खेतों में उगने वाली फसलें अपने आप में उस धरती के आभूषण की तरह लग रही है, जो कि इस धरती की शोभा बढ़ा रही है। रोमांचित सी लिखती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सन्ने की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित दरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नली। आइए हम इसके आगे वाला तीसरा पद समझते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही हैं सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले गिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों का मतलब होता है एक डाली से दूसरी डाली पर। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर वे हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आनंदित हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है। मखमली पेटियों सी लड़की, सिमियां छिपाए बीज लड़ी, ऐसे लग रहा बीज छिपाकर वे हंस रही हैं। और रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही है। चिमिया छिपाए बीज खड़ी लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितलियां, विभिन्न तरह की रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर इधर से उधर उड़ रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तरह तरह की तितलियां विभिन्न फूलों पर इधर उधर मंडरा रही है, दौड़ रही है, घूम रही है, झूम रही है। ऐसे लग रहा है बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी छाली को छूता है तो ऐसा लग रहा है कि वे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले गिरते ही फूल स्वयं। ऐसा लग रहा है एक फूल दूसरे फूल को देखकर प्रसन्न हो रहा है और एक विभिन्न तरह का सुंदर वातावरण दृश्य वहाँ पर नजर आ रहा है। और वे फूल इस प्रकार लहरा रहे हैं कि वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फूल गिरते ही फूल स्वयं पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। समूचे तौर पर देखा जाए तो एक फूल जब दूसरी टाली को छूता है तो वे फूल बड़े प्रसन्न होते हैं। और सही तरीके से देखा जाए, समूचे तौर पर देखा जाए तो विभिन्न तरह की रंगों की छटाएं, एक तरफ सरसों, एक तरफ विभिन्न तरह के फूल, एक तरफ विभिन्न रंग की तितलियां, एक बहुत ही सुनहरा प्रकृति का बहुत ही सुंदर वातावरण हमको वहाँ पर नजर आता है। विभिन्न तरह के रंग प्रकृति के हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले गिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस प्रकार हमारा ये तीसरा पद पूरा हुआ है। हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे। अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमें कवि का जीवन परिचय और इनके शब्दार्थ को स्मरण करके, याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इनके बचे हुए शेष 4 पदों को समझेंगे, जानेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।